हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताना चाहते हैं कुछ चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। एक दो न्यूमेरिकल भी है उससे संबंधित, जो टोटली थ्योरेटिकल है। तो जब तक हम आवेश के बारे में बताएंगे नहीं आपको डिटेल से, तो वो न्यूमेरिकल आपकी समझ में नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखने की है, जिस तरीके से द्रव्यमान मास पदार्थ का अर्थात मैटर का अर्थात द्रव्य का मूल गुण है, उसी तरीके से आवेश भी यानी कि चार्ज भी द्रव्य का मूल गुण है। प्रत्येक पदार्थ असंख्य छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान यानी कि टोटल मास, लगभग समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश उसके केंद्र में स्थित नाभिक में होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव होता है अर्थात धनात्मक, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो विद्युतन उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो इस तरीके से नाभिक के अंदर केवल धन आवेश होता है। परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा तीसरा भी एक मूल कण होता है, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगभग वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है अर्थात ऋण आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों पर धन आवेश है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। उस अट्रैक्शन फोर्स से इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए, वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। कहीं पर भी आप लाइफ में ये देखें कि कहीं पर कोई गति वृत्तिगत हो रही है, वृत्तिगत हो रही है, तो आप अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिए और ये ज़रूर सोचिए कि इसको अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त हो रहा है। अगर वृत्तीय गति हो रही है तो अभिकेंद्र बल अवश्य ही कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे आवश्यक अवकेंद्र बल प्राप्त होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कोई लोहे की मोटी रस्सी बंधी हुई है जिससे चारों ओर चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उसकी वजह से आवश्यक अवकेंद्र बल चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए प्राप्त होता है। नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं
प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं है और प्रोटॉन पे आवेश होता है धनात्मक। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात नाभिक के अंदर टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक के बाहर टोटल उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है इलेक्ट्रिकली परफेक्ट न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली परफेक्ट न्यूट्रल होता है, अर्थात एटम विद्युतन उदासीन होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। अब जरा इनके चार्ज और द्रव्यमान की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव। और अगर इसे हम क्लियर करके लिखें तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव। प्रकृति इसकी नेगेटिव होती है। और जो प्रोटॉन पे आवेश होता है वो भी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी? पॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश बराबर, परंतु प्रकृति उनकी अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ही है, उस पर कोई आवेश होता ही नहीं है। बात अब इनके द्रव्यमान की करते हैं, मास की। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, लेकिन द्रव्यमान है उसके पास। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जनरली यानी कि सामान्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है हम लोग बराबर लेते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो प्रोटॉन का चार्ज है, वो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने कितना बताया? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का 1.674 वहाँ 2 है इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस तरीके से ये तीनों मूल कणों के आवेश और हमने आपको द्रव्यमान बताए। देखिए होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते हैं जो नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा में होते हैं वो नाभिक से अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, अर्थात कसकर आबद्ध होते हैं, हाईली बॉन्डेड होते हैं। वो नाभिक को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर की कक्षाओं के होते हैं वो नाभिक से कसकर आबद्ध नहीं होते हैं,
उनका नाभिक के साथ जो आकर्षण बल है, नाभिक का जो उन पर आकर्षण बल है, वो दूरी की वजह से कम हो जाता है। इसलिए वो कसकर नाभिक से आबद्ध नहीं होते हैं, अर्थात उन्हें थोड़ा सा कहीं से विक्षोभ मिले, कहीं से फ्रिक्शन मिले तो वो अपने नाभिक को छोड़ देते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी पेरेंट्स के 4 पुत्र हों और उनमें से एक पुत्र तो उनके पास रहता हो, एक 50 किलोमीटर दूर किसी शहर में पढ़ाई कर रहा हो, तीसरा मुंबई में IIT की पढ़ाई कर रहा हो, चौथा अमेरिका में पढ़ रहा हो, तो माता पिता का सबसे ज़्यादा कंट्रोल किस पे होगा? जो बच्चा उनके साथ रहता है, उसके हर एक्टिविटी पे उनकी नज़र होगी। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कंट्रोल, सबसे ज़्यादा बॉन्डेड वही बच्चा होगा जो माँ बाप के साथ रहता है। उससे कम कंट्रोल किस पे होगा? जो 50 किलोमीटर दूर पढ़ाई करता है, वो सप्ताह में एक बार आएगा जाएगा। और उससे भी कम किस पे होगा? जो मुंबई में है। और सबसे कम किस पे होगा? जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। उसने फ़ोन से कह दिया कि हाँ ठीक पढ़ाई चल रही, तो ठीक चल रही। ये भी हो सकता है जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है वो वहाँ पर दूसरे मम्मी पापा ढूंढ ले। कहीं से उसे अगर थोड़ा सा अट्रैक्शन मिला तो वो अपनी फैमिली को छोड़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से कसकर आबद्ध होते हैं, और नाभिक से सबसे दूर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कसकर आबद्ध नहीं होते हैं। अर्थात जैसे ही हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं, जो परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो क्या होगा? कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं। कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ें तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले गए। अब कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर कैसे गए? जो कांच की छड़ है, कांच है, पदार्थ है, वो अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के में नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है ना, उन पर नाभिक का बंधन कम है, नाभिक का कंट्रोल कम है, वो कसकर आबद्ध नहीं है नाभिक से। तो वो अपने परमाणु को छोड़कर, अपने पदार्थ को छोड़कर दूसरे पर चले जाते हैं। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं, तब कांच की छड़ धनात्मक हो जाती है और रेशम ऋणात्मक हो जाता है। कांच की छड़ धनात्मक हो जाती है, रेशम ऋणात्मक हो जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोई परमाणु हो जिसके नाभिक के अंदर 10 प्रोटॉन हैं और नाभिक के बाहर 10 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन, कांच के परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन रेशम पर चला गया तो क्या होगा? अब उस परमाणु में नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो है 10 और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9।
अब 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉनों के आवेश को ही तो कैंसिल कर पाएंगे। एक प्रोटॉन का आवेश बचा और प्रोटॉन पे आवेश होता है धनात्मक। अब वो परमाणु कैसा हो गया, धनायन हो गया, धनावेशित हो गया। इस तरीके से कांच की जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वस्तु धनात्मक हो जाती है और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। आपको हम आवेश के बारे में कुछ इसके तथ्य बताते हैं। आवेश के बारे में, आवेश के हम कुछ तथ्य बता रहे हैं आपको। पहली बात तो ये है कि आवेश जो है 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहली बात, आवेश के बारे में पहला तथ्य, पहला फैक्ट हमने क्या बताया कि आवेश सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है, तीसरे प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। और वो दोनों प्रकार कौन से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा फैक्ट, आवेश जो है व्युत्पन्न अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, इसका विमीय सूत्र AT होता है। और अर्थात आवेश में परमाणु होता है, दिशा नहीं। तीसरा तथ्य देखिए, आवेश के बारे में हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। पहला, आवेश सिर्फ 2 प्रकार का होता है। दूसरी बात, आवेश अदिश राशि है। और तीसरी बात, आवेश क्वांटीकृत है। आवेश का क्वांटम मूल आवेश के बराबर होता है, अर्थात स्मॉल e बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये बात समझ में नहीं आई होगी आपके। आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात आवेश का क्वांटम, क्वांटम का मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज, न्यूनतम संभव आवेश। और न्यूनतम संभव आवेश कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसलिए इसको कहते हैं कि आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी कि क्वांटीकृत E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश का क्वांटम है, अर्थात इसका न्यूनतम संभव मान है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज, न्यूनतम संभव मान कितना हो सकता है, संभव चार्ज कितना हो सकता है, कम से कम चार्ज कितना हो सकता है किसी वस्तु पर। क्वांटम का मतलब ये है कि किसी वस्तु पर कम से कम कितना आवेश हो सकता है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है। इन दोनों वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ा, ओके, फ्रैक्शन हुआ, तो इस वस्तु से, इस ब्लैक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चला गया। एक इलेक्ट्रॉन निकला और इस पर चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन इस पर से निकल गया तो ये वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित, और ये कैसी हो गई, ऋणावेशित। इस पर कितना ऋणावेश हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश का क्वांटम है, इससे कम आवेश नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसे अगर हम आपस में रगड़ें तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस वस्तु से इस वस्तु पर आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, आधा नहीं जा सकता है, 1.5 नहीं जा सकता है, 2.5 नहीं जा सकता है, 3.5 नहीं जा सकता है। यानी कि इसका एक
न्यूनतम मान है, और आवेश का जो न्यूनतम मान है वही है इसका क्वांटम। और न्यूनतम मान कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमने आपको कितनी बातें बता दी फैक्ट्स में? 3 ही बताई ना। पहली बात, आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरी बात, आवेश अदिश राशि है। तीसरी बात, आवेश क्वांटीकृत है, आवेश क्वांटम है, अर्थात इसका मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, इससे कम नहीं संभव है। चौथी बात, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम एक बड़ा मात्रक है। 1 कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 माइक्रो कूलाम आवेश में लगभग 10⁻13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने आपको आवेश के कितने फैक्ट्स बता दिए? 4। पहला, आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा, आवेश अदिश राशि है। तीसरा, आवेश क्वांटीकृत है, अर्थात इसका एक मिनिमम मान है। चौथा, आवेश का मात्रक कूलाम है। पांचवी बात यह है कि आवेश का वस्तु की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर कोई वस्तु आवेशित है और गतिमान है तो इसकी गति का, वस्तु की चाल का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अब कितने फैक्ट हो गए? 5। पहला वाला कौन सा था? आवेश 2 ही प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा, आवेश अदिश राशि है। तीसरा, आवेश क्वांटीकृत है। चौथा, आवेश का मात्रक कूलाम है, और ये बड़ा मात्रक होता है कूलाम। 1 कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 1 माइक्रो कूलाम आवेश में लगभग 10⁻13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पांचवी बात हमने आपको ये बताई कि यदि कोई वस्तु गतिमान है, यदि किसी वस्तु में गति है, चाल है, तो उसका आवेश पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, कितने फैक्ट्स हो गए? 5। छठा फैक्ट्स देखिए, आवेश का, चार्ज का। होता क्या है कि जिस तरीके से आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक उसी तरीके से आवेश भी संरक्षित है। आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब कितने फैक्ट्स हो गए? 6। आवेश के बारे में हम फैक्ट्स बता रहे हैं। पहला कौन सा बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा, आवेश अदिश राशि है। तीसरा, आवेश क्वांटीकृत है। चौथा, आवेश का मात्रक कूलाम है। पांचवा, आवेश का वस्तु अगर गतिमान है तो उसका आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और छठा क्या बताया हमने? आवेश न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। 7वां फैक्ट्स ये है कि अगर 2 वस्तुएं हों
ये दो वस्तुएं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे इनको हम आपस में रख रहे हैं, एक कांच का हो एक रेशम के हो, आपस में इस तरीके से रख रहे हैं, तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए, अर्थात जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जैसे कि इस पर कमी हो गई, तो वो वस्तु धनात्मक हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, नेगेटिव चार्ज वाली हो जाती है। अब कितने फैक्ट्स हो गए? 7। अगला देखिए, आवेश के बारे में फैक्ट्स नंबर 8। देखिए, आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बगैर संभव नहीं है। आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बगैर संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बगैर संभव है। अगर किसी कण के पास द्रव्यमान नहीं है तो उस पर आवेश नहीं हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आवेश नहीं है तो द्रव्यमान भी नहीं होगा। द्रव्यमान हो सकता है। जैसे फोटॉन का ग्राम द्रव्यमान 0 होता है, उसके पास द्रव्यमान नहीं होता है, तो उस पर आवेश नहीं हो सकता है। न्यूट्रिनो द्रव्यमान नहीं होता है, आवेश भी नहीं हो सकता है। यानी कि आवेश के लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक है, और द्रव्यमान के लिए आवेश का होना आवश्यक नहीं है। और देखिए कितने हो गए पॉइंट? 8। अगला पॉइंट हम ये बता सकते हैं आपको कि जो आवेश है, कि आवेशन की क्रिया है, यानी कि जो चार्जिंग प्रोसेस है, वो 3 प्रकार का होता है। यानी कि कोई भी वस्तु 3 तरीके से आवेशित हो सकती है, जिसमें पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण द्वारा। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि प्रेरण द्वारा। चार्जिंग की कितनी विधियां हैं? 3। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी कि किसी वस्तु को हम घर्षण द्वारा चार्ज कर सकते हैं, चालन द्वारा चार्ज कर सकते हैं, प्रेरण द्वारा चार्ज कर सकते हैं। ओके। एक और फैक्ट्स है आवेश का, वो है, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें कुछ चालक होते हैं, कुछ अचालक होते हैं, कुछ अर्धचालक होते हैं। जो चालक होते हैं, देखिए चालक पदार्थ का मतलब ही ये होता है, चालक का मतलब कंडक्टर, गुड कंडक्टर, अच्छा चालक। कंडक्टर का मतलब फिजिक्स में ये होता है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी आसानी से हो जाता है, बिजली का प्रवाह खूब होता है, इलेक्ट्रिक का प्रवाह फ्लो खूब हो, उसको बोलते हैं चालक। और अचालक उसे बोलते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अर्धचालक उसे बोलते हैं
जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है लेकिन चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा। फिर समझिए, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अचालक वे होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालक वे होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा होता है। देखिए, चालक, अचालक और अर्धचालक ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हमने अभी बताया था कि परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन लगभग वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में। तो जो सबसे दूर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का कंट्रोल बहुत कम होता है, तो वो अपने परमाणु को छोड़कर चले जाते हैं और पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से घूमने लगते हैं। वही कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिस धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होता है, और जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो विद्युत का उतना ही कम अच्छा चालक होता है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं वो अचालक होता है। तो अगर हम विद्युत आवेश किसी चालक पदार्थ को दें, अगर हम जो चार्ज का जो हम फैक्ट्स बता रहे हैं, अगर हम विद्युत आवेश किसी चालक पदार्थ को दें तो वो आवेश उस चालक पदार्थ के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। अगर हम विद्युत आवेश किसी चालक पदार्थ को दें, चालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक पदार्थ को दें तो उस पर दिया गया आवेश समान रूप से पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फैल जाता है। अगर हम विद्युत आवेश अचालक पदार्थ को दें, कुचालक पदार्थ को दें, अचालक कुचालक एक ही बात, तो विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर नहीं फैलता, बल्कि एक जहाँ पर हमने रख दिया है, जहाँ पर चार्ज दे दिया, वो वहीं के वहीं रह जाता है। इस तरीके से ये आवेश के कुछ हमने आपको तथ्य बताए हैं। उम्मीद है कि लगभग सभी हो गए होंगे। अगर देखा जाए तो एक बात और आप समझ लीजिए, जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज का मतलब सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब एक जैसे आवेश, जैसे पॉजिटिव या निगेटिव, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अनलाइक चार्ज यानी कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। इस तरीके से ये आवेश के सभी गुण हो गए हैं, सभी तथ्य हो गए हैं। जो हम न्यूमेरिकल करवा रहे थे उसमें एक दो न्यूमेरिकल थे इस तरीके के जिन्हें केवल समझाने को था, तो मैं देखता हूँ न्यूमेरिकल कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो दो न्यूमेरिकल रह गए थे वो थ्योरेटिकल थे। ये 1.4 न्यूमेरिकल इसमें था कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। ठीक, अभी बताते हैं। बी पॉइंट ये था कि स्थूल अवस्था में, अर्थात बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात इसमें पूछी है कि वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। जी हाँ, है। हमने आपको अभी भी बताया था कि जो वैद्युत आवेश है वो क्वांटीकृत है, अर्थात इसका
क्वांटम मान होता है। क्वांटम का मतलब मिनिमम पॉसिबल चार्ज, और आवेश यानी कि चार्ज का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इससे कम आवेश संभव नहीं है। और किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि किसी वस्तु पर आवेश होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, बीच में नहीं हो सकता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं हो सकता है, या 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आवेश क्वांटीकृत है, इसका एक न्यूनतम वैल्यू यानी कि न्यूनतम पॉसिबल चार्ज है। और वो कितना होता है? मूल आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, अर्थात 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें बी पॉइंट देखिए पूछा गया है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों में व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। उसका कारण ये है, जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उस पर आवेश की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम ही है। किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, मात्र 1 कूलाम आवेश। तो इसका मतलब क्या है? सपोज किसी वस्तु पर ये वस्तु हमारे पास तो यही होते हैं ना, पेन। मान लो ये वस्तु है, इस पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। 1 कूलाम का ऋण आवेश का मतलब समझते हो? इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन आ गए पता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 625 पर हम आगे 16 बिंदी और लगा दें, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तब है ये 1 कूलाम आवेश। तो जो बड़ी मात्रा में आवेश होता है उस पर जो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो बहुत 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 छोटा आवेश है। और 1 कूलाम आवेश में भी कितने इलेक्ट्रॉन हम बता रहे हैं आपको? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 माइक्रो कूलाम आवेश में लगभग 10⁻13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए जब आवेश ज़्यादा होता है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को नगण्य मान लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ठीक, एक सवाल और रह गया इसी तरीके का 1.5, ये है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक है, आ जाता है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के किस प्रकार सामंजस्य रखता है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जैसे जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो ये आवेश संरक्षण का नियम किस तरीके से फॉलो करता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा न कभी नष्ट की जा सकती है न उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा जो है वो नियत है। ठीक उसी तरीके से आवेश न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे ये कांच की छड़ है और ये रेशम है। मान लीजिए, फिजिक्स में माना करके सब समझा देते हैं, ये कांच की छड़ है और ये रेशम है। हमने इनको आपस में रगड़ा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले आए, तो कांच की छड़ कैसी हो गई? धनात्मक। और रेशम कैसा हो गया? ऋणात्मक। इससे जितना आवेश इस पर गया है इसने उतना ही तो पाया है। मान लीजिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई।
और इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इस पर कमी हो गई तो ये पॉजिटिव हो गया, और इस पर अधिकता हो गई तो ये नेगेटिव हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रहे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो आवेश तो उतना ही रहा, न घटा न बढ़ा, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो गया। इस तरीके से ये आवेश संरक्षण के नियम को ही फॉलो करता है। ये नियम आवेश संरक्षण का ही नियम है कि आवेश न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आवेश के बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी हो गई होगी। एक बार सुनने में ना समझ में आए तो आप इसको बार बार सुनिएगा, और लिखने जैसे इसमें कोई बात है नहीं, आप एक बार सुन लेंगे और मुझे आपकी विश्वास है कि इस तरीके का कि आपकी बुद्धि पर कि एक बार सुन लेंगे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।